आज हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का वर्णन है। भाग 5 में क्या है? 2 अध्याय हैं। भाग 5 में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 है कार्यपालिका और अध्याय 2 है संसद। अध्याय 2 है संसद। तो पहले हम अध्याय 1 कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। तो कार्यपालिका में क्या होता है? राष्ट्रपति का पद सबसे हाई होता है, सबसे ऊपर होता है और उसका वर्णन जो है 52 से लेकर के 65 तक किया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर के 65 तक किया गया है। आर्टिकल 52 आर्टिकल 52 है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति टॉप मॉडल पर कार्यपालिका में रखा गया है और यह देश का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। वरीयता क्रम में इसे सबसे ऊपर रखा गया है। पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर ऐसे क्रम में पूरा रखा गया है। देश का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। और देश के प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते यह क्या होता है? राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की सुदृढ़ता का क्या होता है? प्रतीक होता है। तो लिखते हैं हम यहाँ पहला पॉइंट क्या है? देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक होता है। नागरिक होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। का प्रतीक होता है। इसमें 3 पॉइंट मेन हैं, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का क्या होता है? प्रतीक होता है। एक चीज ये भी आप ध्यान दीजिए, देश के जितने भी कार्य होते हैं, देश के जितने भी कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, चाहे वो संधि हो, चाहे समझौता हो, चाहे जो भी हो, वे सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जाते हैं, रक्षा मंत्री विदेश दौरे पे जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री जाते हैं, विदेश दौरे पे जाते हैं, वित्त मंत्री विदेश दौरे पे जाते हैं। वहाँ पर जो भी व्यापारिक समझौता होता है, जो भी व्यापारिक डील होती है, वो क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। वो प्रधानमंत्री या किसी मिनिस्टर के नाम से नहीं होता है। जाए जो भी अलग बात है,
लेकिन जो वहाँ डील होगी, जो साइन होगी, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होगी। तो क्या करते हैं, अब हम अगली आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति। क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। ये था 52। 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति। एक चीज और आप ध्यान दीजिए, यहाँ हम केवल क्या करेंगे, आर्टिकल वाइज अध्ययन करेंगे। जैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो पहले आर्टिकल वाइज हम क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में अध्ययन कर लेते हैं, तब उसके बाद डिटेल में हम अध्ययन करेंगे, ताकि जब हमको बेसिक स्ट्रक्चर मालूम रहे तो डिटेल में अध्ययन करते समय हमको समझने में समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, आर्टिकल वाइज अध्ययन कर लेंगे। तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्ति, सबके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो क्या है यहाँ संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो राष्ट्रपति क्या होता है, संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं उन सबका क्या होता है, प्रमुख होता है। उन सबका क्या होता है, प्रमुख होता है। वह इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। और वो क्या करता है, अपनी शक्ति का प्रयोग, अपने पावर का प्रयोग क्या करता है, स्वयं तो अकेले करेगा नहीं। कि राष्ट्रपति ऐसा ही नहीं कि स्वयं क्या करेगा, टेंडर भी पास करेगा, जाकर के सड़क भी बनवाएगा, ये भी देखेगा कितने आदमी आए हैं कितने आदमी नहीं। राष्ट्रपति कार्य को मंजूरी देता है, बजट पास होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, जिले में भेज दिया जाता है। जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है टेंडर को ठेकेदारों में देता है, एक क्रम होता है, उसी क्रम से काम होता है। तो राष्ट्रपति जो प्रमुख होता है, जो टॉप पोस्ट पर बैठा थोड़े करेगा, तो अपने चयन होती है एक अधिकारियों की, कर्मचारियों की, उसी क्रम में क्या होता है, कराएगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अपनी शक्ति का प्रयोग, राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग, अपनी शक्ति का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराएगा, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराएगा, अधिकारियों द्वारा कराएगा। तो हम रिपीट करते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति, इसमें विशेष करके दो ही पॉइंट हैं। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराएगा। अब इनकी कार्यपालिका शक्तियों का बाड़ा हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो एक एक करके करेंगे। तो अगला आर्टिकल हम देखते हैं क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन।
निर्वाचन, निर्वाचन का इंग्लिश वर्ड होता है इलेक्शन। हमारे यहाँ इलेक्शन क्या होता है, दो प्रकार का होता है, टू काइंड्स ऑफ इलेक्शन। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। एक क्या होता है, प्रत्यक्ष, यहाँ पढ़ते हैं, एक क्या होता है प्रत्यक्ष और दूसरा क्या होता है अप्रत्यक्ष। एक क्या होता है प्रत्यक्ष होता है, एक क्या होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता स्वयं वोट देती है। जैसे सांसद का चुनाव हुआ, विधायक का चुनाव हुआ, प्रधान का चुनाव हुआ, ये सब प्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष इलेक्शन है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन। एक होता है अप्रत्यक्ष इलेक्शन। अप्रत्यक्ष इलेक्शन में क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाकर के वोट देते हैं। प्रतिनिधित्व तो हमारा ही रहता है, लेकिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही जाकर वोट देते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जो भाग लेते हैं उनके द्वारा क्या होता है, निर्वाचक मंडल होता है, उसको निर्वाचक मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है, क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है, निर्वाचक मंडल बनाया गया है। निर्वाचक मंडल बनाया गया है। अब हम ये देखते हैं कि इस निर्वाचक मंडल में भाग कौन कौन लेता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन उठता है, वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा उठता है। एक होता है संसद, संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। ये तो केंद्र स्तर का हो गया। अब राज्य पे आइए, जैसे केंद्र में संसद होता है, उसके दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे राज्य में भी क्या होता है, विधान मंडल होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो केंद्र में देखिए हम लिखते हैं, केंद्र में संसद होता है। केंद्र में क्या होता है, संसद, जिसके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। राज्य होता है, राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है, विधानमंडल होता है। विधानमंडल के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक विधानसभा होता है, एक विधानसभा प्लस क्या होता है, विधान परिषद होता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया, संसद भाग लेते हैं, संसद के लोग भाग लेते हैं, ध्यान दीजिए, संसद के लोग भाग लेते हैं और राज्य के विधानमंडल के लोग अर्थात विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है। तो संसद के दो पार्ट लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, विधानमंडल के दो पार्ट विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। यही क्वेश्चन बनता है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और विधानसभा के क्या होते हैं,
निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और विधानसभा के क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इनके अलावा जैसे एक केंद्र हो गया, एक राज्य हो गया, एक कैटेगरी हमारे यहाँ और होती है राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश होता है। केंद्र शासित प्रदेश, हमारे यहाँ जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? भाग लेते हैं। एक होता है दिल्ली, दूसरा होता है पुदुचेरी, तीसरा होता है जम्मू कश्मीर। तीसरा होता है जम्मू कश्मीर। तो इन सब के क्या होते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। जितने भी राज्य हैं, चाहे वह केंद्र शासित प्रदेश हों, चाहे वह स्वतंत्र राज्य हों, तो उनको क्या होते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो हम लिखते हैं अब, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है? एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं? संसद, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य ध्यान दीजिएगा आप लोग, मनोनीत सदस्य नहीं। जैसे राज्यसभा में जब हम राज्यसभा का हमारा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। लोक कला, संगीत, साहित्य, इन सब के क्षेत्र में वो सब नहीं भाग लेंगे। तो निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा क्या हुआ? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, यही इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे। अब एक दृष्ट हम ये डालते हैं कौन कौन नहीं भाग लेता है। अब ये डालते हैं कि संसद के मनोनीत सदस्य जो होते हैं, राज्य विधानमंडल के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ये क्या होते हैं? नहीं भाग लेते हैं। ये इलेक्शन में नहीं भाग लेते हैं। नोट में आप लिखिएगा कौन कौन नहीं भाग लेते हैं। लोकसभा, संसद के मनोनीत सदस्य, ध्यान दीजिएगा, मनोनीत सदस्य। और कौन? राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य। तो क्या होते हैं? मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। अब हम अगली आर्टिकल पढ़ेंगे। अगली आर्टिकल है पदावधि। आर्टिकल नंबर 56 है पदावधि। पदावधि।
56 है पदावधि। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, पदावधि होता है, अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है। क्या होता है? अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है। और वह अपना जो त्यागपत्र देता है, इस्तीफा देता है, वो उपराष्ट्रपति को देता है। क्या करता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और जब उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र इस्तीफा देता है तो राष्ट्रपति को देता है, तो दोनों एक दूसरे को देते हैं। तो क्या होता है? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष होता है। और जो अपना त्याग पत्र इस्तीफा रिजाइन जो देता है, किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। आर्टिकल नंबर क्या है? 55 है, 55 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत आर्टिकल नंबर 55 है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अब सदस्य वोट देते हैं तो किस सिस्टम से वोट देते हैं वो इस आर्टिकल में बताया गया है, निर्वाचन की रीत। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है। मैंने पहले इसको बता दिया। निर्वाचन 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। तो क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा क्या होता है? उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट देते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट देते। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। और एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। क्या होता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। तो देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत में निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। ध्यान दीजिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। तो एकल संक्रमणी को क्या कहते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल। इंग्लिश वर्ड होता है एकल संक्रमणी का होता है सिंगल ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल सिस्टम द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति।
इसका इंग्लिश वर्ड है। एक लैंग्वेज और आती है एग्जाम में, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। क्या होता है, हम इसको देखते हैं। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। एग्जाम में दोनों भाषा पूछता है, तो आप जानते हैं एकल संक्रमणीय और एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, और इंग्लिश वर्ड सिंगल ट्रांसफरेबल। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसका इंग्लिश वर्ड है, प्रोपोर्शनल आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसका इंग्लिश वर्ड है। तो ध्यान दीजिए, किसके अनुसार होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये निर्वाचन का क्या है, सिस्टम है। अब हम जब डिटेल में राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको पढ़ाएंगे तो आप इसको जानते रहिएगा, नहीं तो आपके लिए क्या होगा, एकदम नया रहेगा। आपको निर्वाचक मंडल पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं ये पता होना चाहिए, कौन कौन से लोग नहीं भाग लेते हैं ये भी पता होना चाहिए, और निर्वाचन की रीति क्या, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, ठीक है। और ये बात सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है। ये सब आप जब जानते रहेंगे, जब वहाँ पढ़ाएंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। तो निर्वाचन के रीत में क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा क्या होता है, निर्वाचन होता है। अब अगली आर्टिकल क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, आर्टिकल 57। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति यूएसए में केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार बन सकता है, 2 बार। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं, राष्ट्रपति अनेकों बार निर्वाचित हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। हमारे यहाँ कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। तो यहाँ वही बताया गया कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, क्या राष्ट्रपति एक बार निर्वाचित हो जाए तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, हाँ वो बन सकता है। और क्या होता है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, डेड हो जाए, उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्या उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होगा वो बाद में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जी हाँ लड़ सकता है। क्या होता है, लड़ सकता है। लेकिन यूएसए अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा है, थोड़ा जान लीजिए, कि जैसे राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति की डेड हो गई, 2 साल बाद डेड हो गई, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, शेष टाइम जो होता है 2 साल जो होता है, वहाँ 4 वर्ष का होता है, तो शेष टाइम जो होता है 2 वर्ष, तो वही कार्यवाहक ही राष्ट्रपति रहेगा, पुनर्निर्वाचन नहीं होता है। जबकि हमारे यहाँ निर्वाचन हो जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहाँ रहता है, निर्वाचन के बाद नया राष्ट्रपति आ जाता है, वही कार्यवाहक ही राष्ट्रपति ही चुनाव में जीत करके आए, वो अलग बात है, लेकिन चुनाव होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वही कार्यवाहक ही राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, तो हमारे यहाँ क्या है, एक व्यक्ति कई बार निर्वाचित हो सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अगली आर्टिकल पढ़ेंगे हम, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता।
राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता या योग्यता, ठीक है, योग्यता या अर्हता। तो आप चुनाव में भाग लेंगे, इसके लिए चुनाव निर्वाचन आयोग की कुछ शर्तें भी होती हैं। उन शर्तों को पूरा करते हुए, उन योग्यताओं को पूरा करते हुए ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसकी योग्यता क्या है? प्रथम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्या हो? संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लिखते हैं, भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ध्यान दीजिएगा। नंबर 3, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। एक के बारे में, एक पॉइंट के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। हमारे यहाँ कोई अगर विदेशी भी भारत की नागरिकता लिया है तो वह चुनाव लड़ सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अर्थात अपने देश के नागरिक, ठीक है, देश के नागरिक प्लस विदेश के नागरिक, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से बच्चे गलत करते हैं। देश के भी नागरिक और विदेश के भी नागरिक दोनों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन बन सकता है, क्या कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लिए हो तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? जी हाँ, यस, लड़ सकता है। दूसरा, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। संसद का सदस्य, जब संसद वाला मेरा वीडियो देखिए तो उसमें संसद के सदस्य की क्या योग्यता होनी चाहिए उसमें सब पढ़ाया गया है। तो दूसरा होना चाहिए, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता। तीसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ध्यान दीजिए, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संसद में तो 25 वर्ष, लेकिन इसमें 35 वर्ष। अगला है, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद आप जानते हैं, जैसे नौकरी हो गया, ठीक है, नौकरी लाभ का पद होता है। जैसे कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा हो लेकिन रिजाइन देगा तभी चुनाव क्या करेगा? लड़ेगा, उसके पहले चुनाव नहीं लड़ेगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से लाभ का पद नहीं होता है। जैसे संसद, केंद्र में संसद और विधानमंडल और विधानसभा, ठीक है, और विधान परिषद भी मान लीजिए। संसद, विधानसभा, विधान परिषद, और क्या होते हैं?
राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्र और राज्य के मंत्री, केंद्र और राज्य के मंत्री, राज्य के मंत्री। संसद, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद अर्थात विधानमंडल के सदस्य, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्र और राज्य के मंत्री, जितने भी मंत्री होती हैं, ये क्या होते हैं? लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्या होते हैं? लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो, केंद्र और राज्य के मंत्री हो, चुनाव लड़ सकता, लेकिन शर्त एक ये है कि चुनाव जीतने के बाद क्या होता है, ये पद अपना रिक्त कर देता है, खाली कर देता है, 2 पदों पर वो नहीं रख सकता। तो मैंने योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, योग्यता अर्हता के बारे में पढ़ लिया। अब अगली आर्टिकल क्या है? अगली आर्टिकल है 59। आर्टिकल है 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। ध्यान दीजिए, 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं। शर्तें जो होती हैं उनमें क्या किया जा सकता है? कमी नहीं किया जा सकता है, कंजूसी नहीं किया जा सकता है। उन शर्तों को हम देखते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा या राज्यसभा, राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा अर्थात संसद या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति अपनी सुख सुविधाओं का प्रयोग, राष्ट्रपति अपनी सुख सुविधा अर्थात जैसे अपने आवास का प्रयोग, सुरक्षा का प्रयोग बिना किराया दिए, बिना कोई उनको शुल्क दिए निःशुल्क प्रयोग करेगा। उसके वेतन, उसके भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। और हम जानते हैं कि आज राष्ट्रपति का जो मंथली वेतन है लगभग 5.8 लाख है। और इनकी जो क्या है पेंशन है, रिटायर होने के बाद जो पेंशन बनती है वो लगभग इसका 50% होता है, 2.5 लाख के आसपास हर महीने होता है। तो शर्तों में मैंने क्या पढ़ा? लोकसभा
यह विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद, ऐसा पढ़िए, संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। और हमें भी जानते हैं मनोनीत सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगला मेन शर्त क्या है? वह आवास का प्रयोग निःशुल्क करेगा। आवास का प्रयोग निःशुल्क करेगा, निःशुल्क करेगा। और वेतन कितना होता है? लाख होता है, 5.8 लाख होता है, ठीक है। और वेतन का 1/2 पेंशन होता है। वेतन का 1/2 पेंशन होता है। इनके वेतन और भत्ते इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। वेतन और भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। इनकी प्रमुख शर्तें होती हैं, ठीक है। इनके आवास, राष्ट्रपति जो होता है अपनी सिक्योरिटी, अपनी आवास, इन सब का प्रयोग निःशुल्क करेगा, अर्थात सरकारी बजट से इसका पेमेंट होगा। इनको वेतन मिलेगा, 1/2 वेतन का पेंशन भी मिलेगा। इनके वेतन और भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। समय समय पर संसद जो भी इनके लिए निर्धारित करेगा, इनके वेतन में वृद्धि निर्धारित करेगा, इनकी पेंशन में वृद्धि निर्धारित करेगा, सिक्योरिटी बढ़ाएगा, आवास का मेंटेनेंस बढ़ाएगा, वो सब के हकदार हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय या महोदया होंगे। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 60, आर्टिकल 60, शपथ या प्रतिज्ञान। क्या पढ़ेंगे? शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति के शपथ, राष्ट्रपति का शपथ होता है वो आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 60 में किया गया है, आर्टिकल 60 में किया गया है। जबकि राष्ट्रपति के अलावा जैसे हमारे यहाँ के विधायक हुए, सांसद हुए, इन सब का क्या होता है, जितना शपथ या प्रतिज्ञान है सबका अनुसूचित 3 में वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? अनुसूचित 3 में वर्णन किया गया है। जबकि राष्ट्रपति का क्या है? आर्टिकल 60 में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन उठता है, यहीं से सिविल में क्वेश्चन उठाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, आप पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि कहाँ से वनडे का क्वेश्चन ज़्यादा उठा सकता है, कहाँ से सिविल का क्वेश्चन उठा सकता है। तो यहाँ से सिविल का क्वेश्चन उठा सकता है कि अनुसूचित 3 में, फॉर एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन का थोड़ा स्वरूप देखिए कि अनुसूचित 3 में, अनुसूचित 3 में किसके शपथ का वर्णन नहीं है। वहाँ पर 4 पॉइंट देगा, विधायक, सांसद एक और देगा, एक राष्ट्रपति 4 देगा। तो राष्ट्रपति का क्या है, वहाँ वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 में है। शपथ या प्रतिज्ञान में क्या बोलता है वो राष्ट्रपति और अन्य जो मंत्री होते हैं सबका शपथ लगभग सभी शपथ लेते हैं
चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति शपथ लेता है तो कार्य ग्रहण करने से पहले यह प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया अपने से ज्येष्ठतम या श्रेष्ठतम की उपस्थिति में होती है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कराता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उपस्थिति में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उपस्थिति में, न्यायाधीश की उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की उपस्थिति में राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान होता है। मान लीजिए उस दिन मौके से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अनुपस्थित रहा। न्यायाधीश क्या रहा? अनुपस्थित रहा। यदि न्यायाधीश अनुपस्थित रहा तो हम क्या करेंगे? कोई तो विकल्प तो होगा ही उसके स्थान पर। तो उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश, जो श्रेष्ठ होगा, जिसको श्रेष्ठ समझा जाएगा, तो क्या होगा? शपथ या प्रतिज्ञान कराएगा। कौन कराएगा? उच्चतम न्यायालय का श्रेष्ठतम या ज्येष्ठतम न्यायाधीश। ज्येष्ठतम न्यायाधीश क्या कराएगा? शपथ या प्रतिज्ञान कराएगा। अब देख लेते हैं शपथ में वो बोलता है, मैं अमुक व्यक्ति, जो भी राष्ट्रपति होगा, जैसे राष्ट्रपति कोविंद थे, मैं रामनाथ कोविंद, या जो भी नाम हो, ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, सम्मानपूर्वक निर्वहन करूँगा, श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, निर्वहन करूँगा। ये हो गया। पहला क्या होता है? ईश्वर के प्रति होता है। पहली जो निष्ठा होती है, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर के प्रति होता है। श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। मैं अमुक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मतलब ईश्वर को साक्षी मानकर कहा जाता है कि मैं क्या करूँगा। प्रथम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा भाव निकल के आता है। प्रथम ईश्वर को साक्षी माना जाता है। ठीक है, ईश्वर या गॉड जो भी हो, ठीक है, असीमित शक्ति जो होती है, ईश्वर और गॉड उसके लिए माना जाता है। दूसरा क्या होता है जो माना जाता है? वो क्या है? संविधान का माना जाता है। दूसरा क्या होता है? संविधान का माना जाता है। संविधान, उसके बाद दूसरा क्या होता है? मैं संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण करूँगा। संविधान का, ध्यान दीजिए, संविधान का पालन करूँगा, ऐसा लिख लीजिए, पालन करूँगा
विधि का या संविधान का संरक्षण, विधि का संरक्षण प्रतिरक्षण करूँगा। ठीक है। और निरंतर, उसके बाद क्या करूँगा, संविधान हो गया, ईश्वर हो गया, संविधान के प्रति निष्ठा हो गई, एक निष्ठा और बची है, तो निरंतर जनता की सेवा में, जनता के कार्यों में रत रहूँगा। निरंतर जनता की सेवा में, ध्यान दीजिएगा, जनता की सेवा में कार्यरत रहूँगा। तो 3 पॉइंट होते हैं। पहला क्या होता है, आदमी असीमित शक्ति ईश्वर गाड को मानता है, उनके सामने शपथ लेता है कि मैं फला पद अर्थात राष्ट्रपति के पद का आपको साक्षी मानता हूँ, पालन करूँगा। ठीक है। दूसरा हमारा संविधान और विधि के प्रति होता है, संविधान का पालन करूँगा, विधि का पालन करूँगा, संविधान और विधि का संरक्षण प्रतिरक्षण करूँगा, ये होता है। तीसरा होता है मैं जनता की सेवा में कार्यरत रहूँगा। ठीक है। जनता की सेवा में 24 घंटे 24 आवर उनकी सेवा के लिए ही प्रयत्न करता रहूँगा, उसी में संलग्न रहूँगा। ठीक है। ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी बनाएगा वो बना सकता है। आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से भी बन सकता है। किस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है? नीचे विकल्प रहेगा, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में से एक ही रहेगा। ठीक है। अगर राष्ट्रपति पॉइंट रहेगा तो राष्ट्रपति होगा। वनडे में विशेष करके पूछा जा सकता है। तो आप क्वेश्चन कहाँ कहाँ बन सकते हैं, आप पढ़ते समय उसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है। जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं उसके 10 साल का एक बुक आती है, साल पेपर, उसे ले लीजिएगा। ठीक है। जो भी चैप्टर आप पढ़ें, नियम यही है, जो भी चैप्टर आप पढ़ें, जैसे राष्ट्रपति हम पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित हर साल 10 साल का थोड़ा मेहनत होगा, उसमें 10 साल का होता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं सब आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ ले ठीक है, लेकिन उसके बाद अब ये भी दिमाग लगाइए कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। यहाँ से तो पूछ लिया है। इससे रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो अगले साल बहुत कम आते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल पहले का आते हैं। रिपीटेड तो आपने देख लिया है, लेकिन नया क्वेश्चन बन कहाँ से सकता है? नया क्वेश्चन बन भी सकता है, बनेगा कहाँ से? जो चैप्टर आप पढ़ते रहेंगे वहीं से तो बनेगा। इसलिए बन कहाँ सकता है, इसके बाद क्वेश्चन कहाँ से उठा सकता है, उसकी आप तैयारी रखिए। जब आप पैटर्न को इस तरफ मोड़ना जान जाएंगे तब आपके लिए कोई कंपटीशन कठिन नहीं रहेगा। तो ध्यान से देखिए। तो महाभियोग जब राष्ट्रपति पर इसलिए लगता है
जब उसे देखा जाता है कि वो कार्य ठीक से नहीं कर रहा है, वह पक्षपात कर रहा है या संविधान का पालन नहीं कर रहा है, या उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है, तमाम रीजन हो सकते हैं, तो उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। मैंने आपको चुनाव बता दिया, निर्वाचक मंडल आपको पढ़ा दिया हूँ, ध्यान से देखिए वीडियो पीछे करके। तो उसमें मैंने आपको निर्वाचक मंडल बताया था चुनाव में। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल थे? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, अभी क्या थे? निर्वाचित सदस्य। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी, 3 यूनियन टेरिटरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यही लोग वोट देते थे, यही लोग निर्वाचक मंडल में शामिल थे। कौन कौन शामिल थे देखते हैं। संसद, नंबर 1 संसद, नंबर 2 राज्यों की विधानसभा और जम्मू कश्मीर और कौन? दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इन सभी के ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा आप, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचक मंडल हैं, इनको चुनाव देंगे। योग में कौन कौन शामिल होगा? ध्यान दीजिएगा, महाभियोग में संसद और, ध्यान दीजिएगा, महाभियोग में केवल संसद के सदस्य शामिल होंगे। महाभियोग में केवल संसद के सदस्य शामिल होंगे, ओनली। महाभियोग में ध्यान दीजिएगा, महाभियोग में केवल कौन शामिल होगा? संसद के सदस्य, संसद के सदस्य शामिल होंगे। संसद, केवल संसद शामिल होगा। और संसद में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा होता है। तो दोनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा, इसमें निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा अर्थात संसद, इसमें क्या था? केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसमें क्या होगा? निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित प्लस मनोनीत, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य, दोनों सदस्य भाग लेंगे। कौन कौन से लोग नहीं रहेंगे? यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। राज्य की विधानसभाओं के सदस्य यहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से गायब हो जाएंगे।
यूटी के भी लोग गायब हो जाएंगे। चुनने का तो अधिकार इन्हें दिया गया है, लेकिन हटाने का अधिकार गायब हो गया। हटाने का अधिकार केवल संसद को। अब आगे पढ़ते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है। तो मैंने बता दिया कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। अब प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है। प्रक्रिया 14 दिन पूर्व लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। आप उसके विरुद्ध जब महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी तो 14 दिन पहले उसको लिखित सूचना देनी होगी। अब वो जब संसद में चलाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा, तो किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। प्रारंभ किसी भी सदन में किया जाता है। लोकसभा से भी प्रारंभ किया जा सकता है, लोकसभा से भी प्रारंभ हो सकता है, और राज्यसभा से भी प्रारंभ हो सकता है। प्रारंभ हो सकता है, कहीं से भी प्रारंभ हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा से भी प्रारंभ हो सकता है और राज्यसभा से भी प्रारंभ हो सकता है। तो लोकसभा से मान लीजिए प्रारंभ होगा तो 1/4 सदस्य, जितने सदस्य होंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने सदस्य होंगे उसका 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य, ध्यान दीजिएगा, 1/4 सदस्य सिग्नेचर करके भेजेंगे, साइन करके, ठीक है, साइन करके राष्ट्रपति को 1/4 सदस्य, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, 1/4 सदस्य सिग्नेचर करके भेज देंगे 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले भेजेंगे। ध्यान दीजिएगा, 14 दिन पहले, पूर्व या पहले भेजेंगे, पहले भेज देंगे। 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचित कर देंगे कि मैं आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लाने वाला हूँ, ठीक है। और उस लेटर में पूरा वर्णन रहेगा मैं क्यों ला रहा हूँ, ठीक है, पूरा रीजन ला रहा हूँ और पूरा रीजन का जो उसमें मेन रहेगा और उसकी व्याख्या जो होती है संसद में ही होती है। तो 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिस सदन में प्रारंभ होता है तो उस सदन में क्या होता है, चालू होता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में, राज्यसभा में चालू हुआ तो वहाँ लोकसभा में चालू होता है या राज्यसभा में चालू होता है तो वहाँ उस सदन का बैठक प्रारंभ होती है। उसके बाद उसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने का भी वो है, राष्ट्रपति उपस्थित हो सकता है नहीं बल्कि रहता है और अपना प्रतिनिधित्व करता है। अपना क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है। जब उस पर लोकसभा के संसद अभियोग लगाते हैं तो अपने बचाव में अपनी दलीलें क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो मान लीजिए उसके दलीलें फेल होती हैं, उसके कार्य को सही पाया जाता है तो लोकसभा के 2/3, 2/3 सदस्य, 2/3, ध्यान दीजिएगा, 2/3 सदस्य, अगर 2/3 सदस्य राष्ट्रपति के विरोध में हो जाते हैं, 2/3 सदस्य राष्ट्रपति के विरोध में अगर हो जाते हैं तो वह प्रस्ताव, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव लोकसभा से पास हो जाता है ना। क्या हो जाता है, पास हो जाता है, पास हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो लोकसभा से क्या होगा, पास हो जाएगा। तो उसके बाद जाएगा, कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा से प्रारंभ होकर के फिर दूसरे सदन में राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया होती है, वहाँ भी राष्ट्रपति उपस्थित रहेगा, वही प्रक्रिया होती है।
राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया है, 2/3 सदस्य क्या हो गए, सिग्नेचर कर देते हैं, शामिल हो जाते हैं राष्ट्रपति के अगेंस्ट, तो भी राज्यसभा से ही पास हो जाता है, पास हो जाता है। जब राज्यसभा से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है, राष्ट्रपति महोदय को अपना पद छोड़ना पड़ता है। यदि किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है, चाहे राज्यसभा हो, 2/3 सदस्य सिग्नेचर नहीं करते हैं तो सदन वहीं जीरो हो जाता है। वो उसको क्या कहते हैं, प्रस्ताव वहीं जीरो हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की पूरी प्रक्रिया हमने पढ़ लिया, कौन कौन से लोग भाग लेते हैं और कैसे कैसे क्या होता है, प्रारंभ होता है। एक बात ध्यान देने और योग्य है कि हमारे यहाँ आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया। अब हम अगली आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए, ध्यान दीजिएगा, और निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। कुल मिलाकर के इस आर्टिकल में ये है कि राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो निर्वाचन कब होता है, राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो निर्वाचन कब होता है। वो आकस्मिक रिक्ति के दौरान जब पद खालिद होता है तो निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि कितने दिन होता है। आर्टिकल क्या है, थोड़ा घुमा फिरा करके कहा गया है, बताया गया है, लेकिन जब शार्ट में आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। फिर एक बार देखते हैं, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। कुल मिला के हमें ये देखना है कि राष्ट्रपति का पद कब कब रिक्त होता है, किन किन परिस्थितियों में, अब निर्वाचन कब होता है, नया व्यक्ति जो बैठता है उसकी पदावधि कितनी होती है। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति। अब हम यह देखते हैं कि किस कंडीशन में या कितने प्रकार से क्या होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। एक तो पदावधि पूरा होने पर, एक क्या होता है, पदावधि पूरा होने पर, पदावधि होने पर, पदावधि होने पर। दूसरा क्या होता है, महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा। तीसरा क्या होता है, निर्वाचन शून्य होने पर, निर्वाचन शून्य होने पर। एक चौथा है योग्यता या अर्हता ना होने पर, योग्यता या अर्हता ना होने पर। पांचवा है मृत्यु द्वारा या बहुत भयंकर मृत्यु के समान बीमारी द्वारा, या बीमारी द्वारा, ठीक है। इतने पॉइंट से विशेष करके राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता। अब हम एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। पदावधि होने पर हम जानते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, चुनाव के बाद राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, 5 ईयर तक, ठीक है, 5 वर्ष तक।
5 वर्ष के बाद क्या होता है? चुनाव होता है। 5 वर्ष के बाद क्या होता है? चुनाव होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे मान लीजिए 5 वर्ष पूरा हो गया, किसी कारण से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, वैसे तो 5 वर्ष के पहले पहले चुनाव करा लिया जाता है। 5 वर्ष के पहले पहले चुनाव करा लिया जाता है, नया राष्ट्रपति बना दिया जाता है। मान लीजिए किसी कारण बस 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लेट हो जाता है, तो पुराना राष्ट्रपति ही पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। यही ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही पॉइंट है। यहीं से क्वेश्चन उठ सकता है, विशेष करके सिविल सर्विसेज में, कि उस दौरान जो गैप होगा, जो पुराना राष्ट्रपति जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने गैप होगा, उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं करेगा, अर्थात वर्तमान राष्ट्रपति ही रहेगा जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। वो चाहे 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद चुनाव हो, 4 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, 6 महीने चुनाव बाद हो। यहाँ इस मैटर में कार्यकाल पूरा होने के बाद उपराष्ट्रपति महोदय को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कंडीशंस हैं सब में मिलेगा, लेकिन उनको वहाँ पर नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद चुनाव होगा, चुनाव के बाद क्या होगा? नया राष्ट्रपति होगा। अब दूसरा पॉइंट है, पहला हो गया, दूसरा पॉइंट है महाभियोग द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दिया है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति हटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद चुनाव होता है, चुनाव के बाद नया राष्ट्रपति बना दिया जाता है। चुनाव के बाद नया राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अब महाभियोग द्वारा जब हटाया जाता है तो उस समय कार्यवाहक के रूप में, ध्यान दीजिएगा, उस समय कार्यवाहक के रूप में कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा। पहले पॉइंट में नहीं होगा, लेकिन दूसरे पॉइंट में उपराष्ट्रपति महोदय होंगे। चुनाव होगा, उसके बाद नया राष्ट्रपति आ जाएगा, तब तक उपराष्ट्रपति महोदय होंगे। इस दौरान ध्यान दीजिएगा, जैसे उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाता है तो राष्ट्रपति के सभी पावर उसके अंतर्गत आ जाएंगे। वो क्या करेगा? वही वेतन लेगा, उसी भवन में रहेगा, सभी कार्य उसके द्वारा राष्ट्रपति के रूप में जो होंगे वैध होंगे। सभी कार्य, सभी मतलब वो राष्ट्रपति बन ही गया उतने दिन के लिए, वेतन भत्ते सभी सुख सुविधाएं सब उपयोग करेगा। ठीक है, ये हो गया, 2 हो गया। तीसरा है निर्वाचन शून्य होने पर। निर्वाचन शून्य होने पर, जैसे निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है, निर्वाचन मान लीजिए अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो भी राष्ट्रपति जो चुने हुए राष्ट्रपति होते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। अब किन परिस्थितियों में अवैध घोषित किया जाता है मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा। 71 आर्टिकल 71 है, तो मैं आपको उसमें पढ़ाता हूँ। तो निर्वाचन शून्य होने पर क्या होता है? भी राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है और चुनाव होता है तो नया राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर भी कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय ही कार्य करते हैं। कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय ही काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान देने योग्य बात है, निर्वाचन मान लीजिए निर्वाचन होने पर 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने बाद
ये आरोप लगे राष्ट्रपति महोदय पर, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अभियोग लगे तो उसके दौरान जैसे 6 महीने राष्ट्रपति रहे, या महाभियोग चलने से पहले मान ली साल भर के बाद लगा या 6 महीने के बाद महाभियोग लगा, उस समय जो कार्य किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो सभी वैध होते हैं, वैध नहीं होते। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति 3 महीना रहे, जो भी कार्य किए रहे, चुनाव शून्य होने पर उसको हटा दिया जाए, उसके द्वारा कार्य भी समाप्त हो जाएंगे, नहीं, सभी कार्य वैध रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आगे भी आर्टिकल 71 में इसको डिटेल से बताऊंगा, यहाँ भी जान लीजिए। अगला है योग्यता या अर्हता न होने पर। योग्यता या अर्हता न होने पर जैसे निर्वाचन हो जाता है, कोई व्यक्ति क्या होता है, गलत सर्टिफिकेट लगा देता है, उसकी योग्यता पूरी नहीं रहती, निर्वाचन आयोग उसकी जांच नहीं कर पाता, अर्थात उसकी निगाह वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, नकली लगा देता है, तो बाद में पता होने पर क्या होता है, वो पद से हटाया जा सकता है। यहाँ भी उपराष्ट्रपति महोदय होंगे, कार्यवाहक होंगे, मृत्यु द्वारा या बीमारी, भारी बीमारी द्वारा, बीमारी ऐसी हो उसके बाद वो पैरालिसिस हो जाए, काम न कर पाए, दिमाग न काम करे कुछ, तो भी वो उसको मृत्यु के समान ही क्या होता है, उस बीमारी में भी क्या होता है, पद छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ भी क्या होता है, कार्यवाहक के रूप में क्या होंगे, उपराष्ट्रपति महोदय ही होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब तक निर्वाचन नहीं होगा। अब एक बात यहाँ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिया गया कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए साल भर चुनाव होने के बाद, साल भर जैसे नया चुनाव हुआ, राष्ट्रपति महोदय साल भर 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष जो भी कार्य किए, मान लीजिए 1 वर्ष कार्य किए या 2 वर्ष ही मान लीजिए उन्होंने कार्य किया, इनमें से किसी द्वारा जैसे महाभियोग, निर्वाचन, नियोक्ता, मृत्यु, भयंकर बीमारी द्वारा पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद जो राष्ट्रपति बनेगा निर्वाचन के बाद, वो भी 5 वर्ष तक अपने कार्य को करेगा, वो भी 5 वर्ष तक न्यू, ठीक है। नया राष्ट्रपति क्या होगा, 5 वर्ष तक अपने कार्य को करेगा, 5 वर्ष तक, चुनाव से 5 वर्ष तक अपने कार्य को करेगा। ऐसा नहीं कि 1 वर्ष बीता है, चुनाव हो गया, चुनाव हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 4 वर्ष ही रहेगा, नहीं, वो भी अपने कार्यकाल से 5 वर्ष तक रहेगा। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में ऐसा नहीं, यूएसए में मान लीजिए पद रिक्त हो गया, जैसे 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या हुआ, पद रिक्त हुआ, यूएसए में 2 साल बाद पद रिक्त हो गया, ठीक है। कार्यवाहक 2 साल बाद जो पद रिक्त हो जाता है, तो कार्यवाहक 4 साल का वहाँ, तुम्हारे यहाँ 5 साल, यहाँ 4 वर्ष का होता है, ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, ध्यान दीजिए। 2 वर्ष बीता है, मान लीजिए 2 वर्ष बाद मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होगा, कार्यवाहक जो उपराष्ट्रपति होगा, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति ही 2 वर्ष तक राष्ट्रपति बना रहेगा, प्लस 2 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेगा, 2 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष ही कार्यकाल रहेगा, 2 वर्ष तक कार्यवाहक राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति रहेगा, 2 वर्ष तक कार्यवाहक राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति रहेगा, लेकिन उसका कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, न तो निर्वाचन होगा, न नया राष्ट्रपति आएगा। तो यहाँ यूएसए में ये व्यवस्था, यहाँ ये व्यवस्था है। अब हम अगली आर्टिकल पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 है, आर्टिकल 71 है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यह संसक्त विषय। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मान लीजिए गड़बड़ी होती है, कुछ उलटफेर होता है, हेरा फेरी होता है, तो उसका निर्णय कौन करता है, उसका निर्णय कौन करता है, विवाद को कौन देखता है।
तो मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, विपक्ष या पक्ष के लोग, विशेष करके पक्ष के लोग ने, विपक्ष के लोग ये बताते हैं कि निर्वाचन में गड़बड़ी हुई थी, तो उसकी देखभाल कौन करता है? निर्वाचन में विवाद होने पर उसकी देखभाल कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय क्या करता है? उसके देख रेख करता है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय में उसकी कार्यवाही या निर्वाचन संबंधित विवाद देखा जाता है। उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन संबंधित निर्वाचन संबंधित विवाद को सॉल्व किया जाता है और उसका निर्णय क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। उस निर्णय को और अन्यत्र कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है? संसद भी विधि बनाकर कुछ नियम में क्या कर सकती है? परिवर्तन भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है, नया नियम भी बना सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा नियम बना हो जो कि पिछले समय से पालन हो रहा हो, अब उस नियम के कारण अनियमितता पाई जा रही है, तो उस नियम को संसद क्या करेगा? या तो हटा देगा या संशोधन कर देगा या नया नियम बनाएगा, कुछ भी करके हटा देता है। संसद को भी पावर होता है। संसद क्या करते हैं? संशोधन कर सकती है, नियम में संशोधन कर सकती है, ठीक है। और क्या? नया नियम भी बना सकता है, नया नियम भी बना सकता है, नहीं बल्कि बनाता है, ठीक है। तो दो लोग होंगे निर्वाचन से संबंधित। एक तो संसद क्या होता है हम जानते हैं, विधि जो होती है संसद ही बनाता है, ठीक है। विधि जो होता है संसद ही बनाता है, उससे संबंधित विधि क्या होगा? संसद ही बनाएगा। और जो जैसे छोटा मोटा जो विवाद हुआ, ठीक है, वो क्या विधि के अलावा जो विवाद हुआ उच्चतम न्यायालय देखता है, ठीक है। अब निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय, अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है तीसरा पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक उसमें है निर्वाचक मंडल में एक पॉइंट आता है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्या होता है? राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हमारे यहाँ इतने राज्य हैं, किसी न किसी राज्य की विधानसभा भंग ही हुई रहती है, ठीक है। मान लीजिए निर्वाचन के समय एक स्टेट या दो स्टेट की राज्य विधानसभा भंग हुई है। एक स्टेट मान लीजिए या दो स्टेट मान लीजिए कि विधानसभा भंग हुई है, विधानसभा भंग हो गई है, ठीक है। उसमें चुनाव होंगे तो नई विधानसभा का गठन होगा। तो उस समय राष्ट्रपति के चुनाव का टाइम आ गया तो चुनाव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इनके कारण चुनाव रुक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव होगा, ठीक है, चुनाव हो जाएगा। बाद में जैसे राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो विपक्ष ये नहीं कह सकता कुछ समय विधानसभा भंग थी वहाँ की, नहीं तो वहाँ के जो सदस्य चुने जाते हमारे पक्ष में होते, मैं चुनाव जीत जाता। इसके आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को चैलेंज नहीं दिया जा सकता है। विधानसभा किसी भी राज्य की भंग हो
उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, बाद में विपक्ष ये अभियोग नहीं लगा सकता या इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता कि उस समय फला स्टेट की विधानसभा भंग थी। इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। एक पॉइंट और है, पद मैंने पीछे भी बता चुका हूं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जब शून्य हो जाए, अर्थात निर्वाचन शून्य होने के बाद राष्ट्रपति क्या होता है, हट जाता है। निर्वाचन शून्य होने पर राष्ट्रपति पद से हट जाता है। जब हट जाता है क्या होगा, मान लीजिए 4 महीने 5 महीने बाद हटे या साल भर बाद निर्वाचन शून्य हो, तो उस समय जो भी कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए गए होंगे, ठीक है, वो सभी वैध होंगे, वो या वैध नहीं होंगे। ठीक है, मैंने राष्ट्रपति के जो मेन क्या थे, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक बता दिया, 71 भी बता दिया। इसके बाद भी जो आर्टिकल हैं, अब हम उसकी शक्तियों का अध्ययन करते समय पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी आर्टिकल है उसकी शक्तियों से संबंधित है। अब हम राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, वीटो शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, 4-5 पॉइंट हैं महत्वपूर्ण, कम से कम 5 वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग, ये सब उसको समझने से पहले, ठीक है, 10 से 11 जो आर्टिकल हैं आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये क्या है, बैकग्राउंड है, न्यू है, तभी आप उसके आगे पढ़ पाएंगे, नहीं तो उसको समझ नहीं पाएंगे।